हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप दोस्तों? एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपका शायद रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। दो सगे भाइयों की ये कहानी है, जिनमें से एक भाई पूरी संपत्ति हड़प के और अपने छोटे भाई को दर दर भटकने के लिए और माता पिता को दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है। ये सारी कहानी डिटेल से आप सुनेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा की ये कहानी है। दो भाई एक साथ रहते थे अपनी फैमिली के साथ, जिनमें से राकेश बड़ा है। राकेश की शादी हो गई है और रमेश उससे छोटा है। ये दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते हैं एक ही घर में। अब अभी छोटे भाई रमेश की शादी हुई नहीं है और राकेश की शादी हो गई है। तो दोस्तों, बड़ा भाई जो है बिजनेस करता है, कुछ छोटा मोटा दुकान चलाता है और छोटा थोड़ा हाथ बटाता है उसी में। और उसकी जो राकेश की वाइफ है वो घर का कामकाज करती है। राकेश जैसे ही दुकान पे जाता है तो रमेश अपनी भाभी पे गलत नज़रों से देखने लगता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शर्मसार करने वाली कहानी है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी ये राकेश जाता है तो रमेश और उसकी भाभी का अफेयर चलने लगता है और ऐसे ऐसे करके इनके गलत संबंध भी हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही अनुचित था। अब राकेश जैसे ही दुकान से आता था, उसकी पत्नी जो थी उमा नाम की, वो उसको बिल्कुल ऐसे विश्वास रखती थी, एकदम हाथ में रखती थी कि राकेश कुछ भी नहीं कर पाता था। मतलब पूरा विश्वास रखता था उस पर कि हाँ, ये बहुत अच्छी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम बिल्कुल बदचलन किस्म की औरत थी। अब ये बिल्कुल अपने झांसे में अपने देवर को ले लेती है और धीरे धीरे समय बीतता है और ये इसको इतना हाथ में लेके और कई बार अपने पति से भी झगड़ती है और इधर अपने सास ससुर से भी झगड़ती है। ये बिल्कुल बदचलन टाइप की थी, बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी। अब कुछ दिन बीतते हैं और रमेश की भी शादी हो जाती है। रमेश की पत्नी का नाम था राधा। जो राधा थी वो एकदम बिल्कुल नाम की तरह ही थी, एकदम बिल्कुल गौ आत्मा थी। बिल्कुल सभी की इज्जत सम्मान बाकायदा करती थी। माता पिता सास ससुर की सभी की एक तरफ से अच्छे सम्मान करती थी। लेकिन ये रमेश था, ये तो उसके चंगुल में फंसा था, जो उसकी भाभी थी, और भाभी भी उस पर पूरे डोरे डाल के रखती थी और एकदम अपने कब्जे में रखती थी। अब जैसे ही ये आता और ये उसकी शिकायतें करने लगती राधा की, और राधा बेचारी क्या करे, वो ज़्यादा तो बोलती नहीं थी क्योंकि उसका शांत शालीन स्वभाव था और वो सभी को एक साथ लेके चलती, सबकी इज्जत करती थी। तो वो ये इसकी शिकायत करती थी, लेकिन वो ज़्यादा उससे कुछ नहीं बोलती थी और वो मना भी करती तो ये उल्टा उसी को डांटता था, राधा को। तो ये ज़्यादा बोलना फिर सही नहीं समझती थी। अब बहुत दिन हो गए, ऐसे ऐसे चलता रहा। जो भी हो, कई बार लड़ाई झगड़े होते थे और राधा को ही वो डांटता था, फटकारता था, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता था। लेकिन राधा एक बहुत ही सुशील किस्म की थी। अब बहुत दिन होने के बाद फिर ये जो उमा होती है, उमा बोलती है कि एक काम करो रमेश, तुम विदेश चले जाओ, दुबई चले जाओ, वहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के आना और फिर यहाँ पे ये पैसा दुगना हो जाता है तो हमारी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो रमेश भी होता है जो उसी की बातों में तो हमेशा लगा ही रहता है और सारी बातों को वो मानता था। अब रमेश जैसे तैसे करके और वहाँ से अपना टिकट बनवा लेता है विदेश का, सारा वीज़ा वगैरह करके, और वो विदेश चला जाता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ रमेश के बड़े भाई और भाभी राकेश और उसकी पत्नी, ये दोनों घर का सारा संपत्ति, घर जेवर, जितने भी जो भी कीमती सामान थे, सभी को अपने नाम करवा लेते हैं। दोनों माता पिता को तहसीली ले जाकर वकील के द्वारा किसी सरकारी पेंशन का लोभ देके और माता पिता से साइन करवा लेता है सारे कागजातों पे, और इनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लेता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी। अब ये संपत्ति नाम करने के बाद राधा को और उसके सास ससुर को, दोनों को, तीनों लोगों को घर से बाहर निकाल देता है धक्के मार के। अब इनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो खाने को, ना पीने को, ना रहने को,
और उसको दया भी नहीं आई और उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब राधा बेचारी क्या करे, वो इतनी सुशील थी कि वो हमेशा अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। वो उनको एक जगह बिठाल कर कई बार टॉफ़ियाँ बेचती, पेन बेचती, ट्रेन में इधर उधर कुछ ना कुछ बेचने का काम करती। और कई बार तो जब कुछ माल नहीं होता था तो वो भीख भी मांग लेती थी, लेकिन उनको भूखा नहीं रखती थी। पहले उनको खिलाएगी, फिर खुद खाएगी, पानी वगैरह हर चीज़ की। और इनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो वहीं पे स्टेशन के पास एक बरसाती खींच के और वो लोग रहने लगे थे। अब यहाँ पे जो रमेश था, रमेश को कम से कम 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद उसने सोचा कि ना तो भाई का फ़ोन लग रहा है और ना ही भाभी का फ़ोन लग रहा है, किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही है, तो क्या करें, गांव चल के, अपनी सिटी चल के और वहाँ से हाल चाल ले लेते हैं, ज़्यादा होगा तो फिर से आ जाऊँगा। तो ये वापस अपने देश आने की, अपनी सिटी आने की पूरी प्लानिंग बनाता है और 2 दिन में यहाँ पे आ जाता है। और जब ये यहाँ पे आता है तो आके अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद देखता क्या है कि घर पे तो ताला लगा है और ऐसे लग रहा है मानो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल से कोई आया ही नहीं है। ये सब देख के वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या है, मेरे भैया भाभी कहाँ हैं, मेरी पत्नी, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो ये सब देख के वो आस पड़ोस में पूछने लगता है कि क्या आपने मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सभी मेरे परिवार वालों को देखा है क्या। तो पड़ोसी एक बोलता है, आपके भैया और भाभी, आप तो नाम भी मत लो उनका, आपके भैया भाभी ने आपके माता और पिता दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और आपकी जितनी सारी ज़मीन थी वो अपने नाम पे करवा ली धोखे से। और वो लोग बेचारे भूखे प्यासे, और वो तुम्हारी पत्नी जो राधा नाम है वो बिल्कुल राधा की तरह है, वो हमेशा उसका साथ देते हैं उनको दोनों का, और कभी भी उनको भूखा प्यासा नहीं रखते। आप जाके मिल सकते हो। स्टेशन पे मुझे मिले थे, मैं देख के और मुझे भी इतनी दया आ रही थी कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब तो दोस्तों ये जो रमेश होता है, रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, मैं क्या समझता था और क्या हुआ, ये कैसी भाभी निकली और कैसे भैया निकले कि एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता और ये मेरी देवरानी हैं। सभी को घर से निकाल दी। दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन और दौड़ा भागा वो पहुंचा स्टेशन पे। स्टेशन पे क्या देखता है कि उसकी पत्नी मेरे माता पिता को खाना खिला रही है, पानी पिला रही है और बारी बारी एक सेवा भाव से पूरे सेवा किए जा रही है। और ये रमेश उसको बस एक टक देखता रहता है और धीरे धीरे कदम बढ़ा के और पास पहुंचता है। तब यहाँ राधा की नज़र पड़ती है जब, तो वो एकदम चौंक जाती है कि ये कहाँ से आ गए, और बहुत खुश होती है और तुरंत दौड़ के आती है और रमेश के पैरों में पड़ जाती है। दोस्तों वही भाव देख के रमेश भी चौंक जाता है कि मैंने कितना इसको जलील किया, कितना परेशान किया, यहाँ तक कि हाथ भी उठा दिया, लेकिन राधा देखो कितनी इज्जत कर रही है, मेरे माँ बाप का ख्याल रख रही है। ये सब देख के रमेश को आंसू आ जाते हैं और झरझर करके आंसू गिरने लगते हैं। अब तो रमेश क्या करता है, बोलता है मम्मी पापा से कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, जो हुआ है उसको भूल जाओ, आगे जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो और चलते हैं कहीं और कुछ काम धंधा मैं करूँगा, आप सब लोग घर पे बैठना। और ऐसा ही करते हैं। वो जाते हैं और एक किराए का मकान ले लेते हैं सब्जी मंडी के पास, और ये सब्जी मंडी में माल ढोने का काम करने लगता है। एक तरह से जो पल्लेदारी होती है, वजनदार सब्जियों के बोरे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो ये वो पल्लेदारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इनकी पल्लेदारी में थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगता है। तब उसकी पत्नी राधा बोलती है कि एक काम करो, मुझे आप एक छोटी सी दुकान खुलवा दो, जिससे मैं सब्जी बेचूंगी और थोड़ा पैसा और बच जाएगा। तो उसके सास ससुर भी बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा प्लान है, मतलब मैं भी इसका थोड़ा वृद्ध हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सहयोग इसका करता रहूँगा। तो रमेश भी मान जाता है कि चलो ठीक है, 2 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे तो अच्छा रहेगा। अब राधा के लिए वो एक छोटी सी शॉप नहीं, बहुत बड़ा सपना था, और इससे क्या पता इनकी लाइफ बदलने वाली थी।
और ये शॉप धीरे धीरे सब्ज़ी की दुकान एक बहुत बड़ी थोक दुकान में बदल गई। बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा होने लगा, क्योंकि ये सब जो हो रहा था ये पूरा राधा के कर्मों के कारण हो रहा था। अच्छा, धीरे धीरे करके ये इतने बड़े आदमी बन गए, पैसे वाले बन गए। इनकी पूरी मंडी में सारी मंडी में सिर्फ इनकी ही दुकान थी जो सबसे ज़्यादा थी, और इनके यहाँ कम से कम 10-10 कर्मचारी लग। इन्होंने फिर सिटी में एक साइड कहीं प्लॉट ले लिया, ज़मीन ले ली, और ज़मीन लेके और मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, और धीरे धीरे करके यहाँ इनके घर पे ही 2-3 नौकर लग गए। अब तो इनकी ज़िंदगी एकदम मानो खुशहाल हो गई थी। सारी ज़िंदगी जो पटरी से उतर गई थी गाड़ी, वो एकदम लाइन पे आ गई, और बहुत अच्छे से इनका जीवन चलने लगा। और यहाँ पे जो इसका बड़ा भाई था और भाभी, इनके साथ क्या होता है, ये लोग घर पे जाते हैं और इनका जो बड़ा भाई होता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, क्योंकि ये जो ज़मीन जायदाद लेके गए थे उसको सारा इनकी ससुराल में हड़प लिया जाता है। जो बड़ा भाई रहता है, इसकी ससुराल वालों ने सारा ज़मीन जायदाद पैसा सब हड़प लिया और धक्के मार के उनको भी निकाल दिया। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सत्य है, जैसा करोगे वैसा भोगना ही पड़ेगा। तो उनको भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अब दोनों भूखे प्यासे दर भटकते हुए, और संयोगवश ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक इनकी सब्जी मंडी में बहुत बड़ी शॉप है। और ये क्या देखते हैं कि ये तो मेरा देवर है, ये मेरी देवरानी है, और ये मेरे मम्मी और मेरे पापा सास ससुर हैं। ये देख के एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 1 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन क्या करें, भूख प्यास के कारण और कोई सहायता तो करने वाला था नहीं। जितना ये कर सकते थे उतना और कोई नहीं करता। तो ये पास में जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो उसका जो देवर है वो दूर से ही चिल्ला के बोलता है, भाभी दूर हट जाओ, पास मत आना। वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलता, माफ़ नहीं, आपकी जो गलती है वो माफ़ी के लायक नहीं है, आप दूर हट जाओ, मेरे माँ और मम्मी और पापा से बिल्कुल दूर रहना। और ये जो राधा, जिसको तुमने मुझे कितना कानों में भरा है उसके प्रति मैल, कि मैं इसको डांटता फटकारता और मारता तक था, और इसने मुझे हमेशा साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आप कितनी गलत सोच की इंसान हो, इसलिए मुझे आपसे अब कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल पास में मत आ जाना। अब तो इन लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर एक माता और पिता का जो दिल होता है वो एकदम पिघल जाता है, और बोलते हैं, बेटा है तो आखिर अपने घर की ही बड़ी बहू, और बेटा है इसलिए इनको माफ़ कर दो, इनको घर में आने दो। बहुत मिन्नतें करते हैं दोनों की, अब मैं हमारे से गलती हुई है, इसका मैं पश्चाताप करूँगी। लेकिन और ये सब वाक़या राधा चुपचाप देख रही थी। तभी राधा बोलती है, मम्मी इनको माफ़ कर दीजिए, आखिर हैं तो घर की बड़ी बहू, और ये हमारे जेठ जी हैं, इनके भाई हैं, आपके बेटे हैं, ये कहाँ भटकेंगे। अब ना इनके पास ज़मीन है, ना जायदाद, तो खाने के लिए भूखे तरस रहे हैं, और हम यहाँ पे ऐश करें, अच्छी सुख सुविधाओं में रहें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये सब बातें सुनकर उसके मम्मी पापा भी मान जाते हैं, और इसका पति भी मान जाता है। और रमेश बोलता है, चलिए ठीक है, आपने जैसा किया सो उसके लिए भगवान आपको देख ही लेगा, और वैसे भी आपने बहुत कष्ट सह लिए हैं। बाकी आइंदा से ध्यान रखिए, कभी भी परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, थोड़ा हौसला बढ़ेगा और नई नई कहानियाँ डालने में। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।